नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड टॉपिक था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनकी है वो एक क्लास हो गई थी और भौतिक प्रदेश के बारे में हमने सामान्य सामान्य जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली थी। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश का विभाजन। मैंने बताया था कि भौतिक प्रदेश का जो विभाजन है वो हम दो आधार पर पढ़ेंगे। एक तो मैंने बताया भौगोलिक आधार और एक बताया मैंने व्यक्तिगत आधार। तो भौगोलिक आधार पर हमने राजस्थान को पढ़ लिया था। तो आज है वो व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा राजस्थान ज्योग्राफी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो हमने राजस्थान का भौगोलिक आधार पर भौतिक विभाजन, जो भौगोलिक आधार पर विभाजन है वो हमने पढ़ा। देखो उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान का जो भौगोलिक आधार पर विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया था। सबसे पहले मैंने बताया था एक नंबर पर क्या, उच्चावच के एक नंबर पर मैंने बता दिया उच्चावच के आधार पर। तो सामान्य तौर पर मैंने बताया कि उच्चावच में है जो राजस्थान के सबसे ऊंचा जो है ना भौतिक प्रदेश, उसको लिया जाएगा। उसमें हमने ले लिया अरावली। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि जो अरावली से नीचे का भाग है वो पठारी भाग आ जाता है। सबसे पहले पर्वत के रूप में अरावली, पठार के रूप में मैंने ले लिया हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार बताया था। ठीक है, और उसके मैदान के बात करें तो हम मैदान में हमारा मरुस्थल भी आ गया था। और जो हमारे राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो भी शामिल था, क्योंकि मैदान के नाम पर हम केवल मैदान के नाम पर, प्लेन के नाम पर दो जो भौतिक प्रदेश है उनको मैदान के वास्तविक नाम पर हम अलग अलग नहीं बांट सकते, क्योंकि पूर्वी मैदान भी मैदान है और मैंने बताया कि जो मरुस्थल है वो भी एक प्रकार का मैदान है। लेकिन इसके लिए जो हमने दूसरा फैक्टर लिया वो था जलवायु। ठीक है दोस्तों, जलवायु के आधार पर आपको पता है, तो मैंने बताया था कि जलवायु के जो यदि फैक्टर इसके आधार पर फिर मरुस्थल को मैंने दो भागों में बांटा था। ये मरुस्थल है, इस पूर्वी जो मैदान है ना प्लेन, उसको दो भागों में बांटा था। एक तो पूर्वी मैदान मैंने बता दिया, ये बताया था यदि आपको याद है तो, और दूसरा मैंने बताया था मरुस्थल, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बताया था। वो किस आधार पर बताया था मैंने, जलवायु, और जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से इनके बीच में है जो हमने वर्षा का अंतर देखा था। मैंने बताया था कि यदि कोई भी क्षेत्र है उसमें यदि 20 से 25%, 20 से 25 सेमी से कम वर्षा होती है तो वह क्षेत्र है वो मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, तो जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है तो इसके आधार पर देखो ये हो गए राजस्थान के भौगोलिक आधार पर चार भाग। ठीक है, ये भौगोलिक आधार पर चार भाग। इसमें जो मैंने एक नंबर पर बताया था आपको मरुस्थल बताया। ठीक है, दो नंबर पर मैंने बता दिया ये देखो अरावली, आपको ये याद रखना है। तीन नंबर पर मैंने बताया था पूर्वी मैदान,
और 4 नंबर पर मैंने बताया था हाड़ौती पठार। अब देखो जो हम आगे वर्गीकरण पढ़ेगा ना इसका और विभाजन पढ़ेगा ना, तो वो इन 4 जो ये भाग है, डिवाइड है, इन्हीं के बेस पर पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं के आधार पर किसी हम जो आगे विभाजन पढ़ेंगे, किसी ने इन 4 भागों पर किसी ने एक भाग और एक्स्ट्रा दे दिया, इन 4 भागों में किसी ने मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया, किसी ने पूर्वी मैदान को 2 भागों में बांट दिया। बस यही है जो मुख्य आधार इन 4 भागों का ही है राजस्थान में, ठीक है। तो फिर ये आपका जो भौतिक विभाजन है भौगोलिक आधार पर, ये मैंने बता दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपको अब याद भी है, ठीक है। तो राजस्थान को अब मुख्य रूप से मेरा ये देखो मैंने रिपीट इसीलिए किया कि आपको अब याद रखना है मेन चीज, वो ये जो 4 भाग मैंने बताए है ना, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, भौगोलिक आधार वाले, क्योंकि पूरी जियोग्राफी है इन 4 ही भागों पर टिकी है, ठीक है। अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे ना वो सारा इन 4 भागों से रिलेटेड होगा। जो भी आगे विभाजन होगा उनका बेस यही रहेगा। जो भी हम आगे कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे ना जियोग्राफी के अंदर, उनका बेस बस यही रहेगा। तो अब देखो भौगोलिक आधार पर विभाजन के बाद में अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन या विभाजन, ठीक है, विभाजन। ये देखो व्यक्तिगत आधार पर मतलब इसका मीन्स ये है कि कल मैंने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, उसने राजस्थान की जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है उसके आधार पर उन्होंने बता दिया कि ये क्षेत्र है। वो जिस क्षेत्र में गए और जिनको जैसे जैसे वहां की क्लाइमेट दिखी, सेम क्षेत्र दिखा, तो उसी क्षेत्र का उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो वैसे तो ज्योग्राफी के अंदर काफी 3-4 भूगोलवेताओं ने इसका व्यक्तिगत आधार पर विभाजन किया था, लेकिन आज हम जो मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं वो है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है व्यक्ति का नाम, उनका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा, ठीक है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया था, ठीक है। देखो इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजन, ठीक है। इन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, आपको याद रखना है कितने भागों में बांटा राजस्थान को, 7 भागों में बताया है। अब रही दूसरी बात कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो आज हम जो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं ना, ये जो बुक है ना, ये सर्वप्रथम पुस्तक प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने लिखी थी, आपको याद रखना है। देखो 7 भागों में डिवाइड किया राजस्थान को व्यक्तिगत आधार पर। और रही दूसरी बात, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ना, वो लिखी थी राजस्थान का भूगोल, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये जो बुक है वो इन्होंने लिखी थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और किताब का जो नाम क्या है बुक का, वो है राजस्थान का भूगोल। अब ये लिखी कब, ये देखो 7 भागों में डिवाइड किया, इसी से रिलेटेड ले लो आप 1967 में, ठीक है। इस सन में भी याद रखना है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान का जो भूगोल है वो पुस्तक लिखी गई कौन से सन में, 1967 में। तो आपको देखो याद रखना है प्रोफेसर वीसी मिश्रा, इनके बारे में मुख्य रूप से एक पहली फर्स्ट बात याद रखनी है कि 7 भागों में विभाजन किया राजस्थान का। सेकंड बात यह है कि इन्होंने बुक लिखी
उसका नाम था राजस्थान का भूगोल। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बुक प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने लिखी थी, ठीक है, प्रादेशिक रूप में। फिर लिखी कब? 1967 में। तीन बातें तो ये याद रखना है राजस्थान व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन में, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा। तो मैंने बता दिया कि इन्होंने 7 भागों में राजस्थान का है जो वो विभाजन किया था। तो अब हमको याद भी रखना है कि ये 7 भाग कौन कौन से है, ठीक है। तो देखो इन्होंने, आपको पता है कि राजस्थान के मध्य से अरावली है वो पर्वत श्रृंखला गुजरती है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इन्होंने मुख्य आधार ये से अरावली पर्वतमाला को माना। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में देखो इन्होंने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया, 3 इस तरफ और 3 है वो अरावली के पूर्वी दिशा में, ये आपको याद रखना है। अब 3 कौन कौन से है देखोगे, अरावली से है, एक बार मैं वापिस लिख देता हूँ, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया? 7 भाग, ओके। तो अब देखो कि अरावली से जो पश्चिम दिशा में है, इन्होंने जो 3 भाग बताए ना, उनका आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट पर तो देखो शुष्क मरुस्थल, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो शुष्क मरुस्थल के नाम से भौतिक प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया इन्होंने। सेकेंड पर दे दिया इन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और थर्ड पर इन्होंने दे दिया नहरी क्षेत्र। देखो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने मुख्य, मैंने बताया कि आधार है वो राजस्थान में अरावली है, जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। तो अरावली से पश्चिम दिशा में है, इन्होंने 3 भाग, राजस्थान के 3 भागों, 3 भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया और 3 ही अरावली के पूर्वी दिशा में जो भाग है उनका विभाजन किया। तो ये जो अरावली से पश्चिम दिशा के 3 भाग है, इनको देखो मुख्य रूप से एक तो हो गया शुष्क मरुस्थल, जिसमें है वो वर्षा की मात्रा बिल्कुल ही कम रहती है। उससे यदि हम जोधपुर का भाग दें, उसमें तो आ गया आपका जैसलमेर, बाड़मेर, ये लगभग उस वाला जो भाग क्षेत्र है बॉर्डर के पास वाला, जहां पर वर्षा है वो बिल्कुल ही निम्न मात्रा में होती है, उसको शुष्क मरुस्थल के नाम से दे दिया। यदि उससे हम वापस पूर्व दिशा में आए तो जोधपुर, लगभग नागौर का क्षेत्र, बालोतरा, बीकानेर का दक्षिणी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर इन्होंने विभाजित कर दिया। फिर देखो उस समय जो ऊपर का भाग है राजस्थान का उत्तरी भाग, उसमें गंग नहर के नाम से एक नहर प्रचलित थी, जो आगे आज है वो IGNP के तौर पर हमें देखने को मिलती है, इंदिरा गांधी नहर के तौर में। तो उस समय है वो गंग नहर का बहुत प्रभाव था, वो था गंगानगर और बीकानेर के क्षेत्र में। तो जिस क्षेत्र में उस नहर का प्रभाव था, उसी क्षेत्र को इन्होंने नहरी क्षेत्र के नाम से भौतिक प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, देखो 3 दोरावली के पश्चिम दिशा में 3 भागों का विभाजन किया और 3 ही राजस्थान के अरावली के पूर्व दिशा में। अब इस तरफ वाले 3 तो आपको याद हो गए, लेकिन अरावली से जो पूर्व दिशा में 3 भाग है वो निम्न थे। देखो एक तो हो गया आपके अरावली के जस्ट पूर्व में इन्होंने लिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। ये जस्ट अरावली के
हम राजस्थान के पूर्वी दिशा में जाएंगे ना जैसे, तो ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, एक भाग तो ये हो गया। इसके जो नीचे की तरफ है वो लिया दक्षिणी इससे जो नीचे का भाग था वो था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है। और जो इनके बीच में जो तीसरा भाग था इस तरफ का, वो तो आपका सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है, उसमें था चंबल। ये विशेष तौर से आपको याद रखना है, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। एक बार आपको देखो मैं राजस्थान के मैप पे बताता हूँ, यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, तो ये हमारा हो गया लगभग राजस्थान का नक्शा, ठीक है। देखो यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, तो वो कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। मैंने बताया था कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है, व्यक्तिगत आधार पर। तो ये सबसे देखो मध्य, जो राजस्थान के मध्य से गुजरते हैं, मैंने बता दिया, एक तो हो गई अरावली। अब आपको याद रखना है, फर्स्ट भाग हो गया अरावली। अरावली के मैंने बताया कि पश्चिम दिशा में एक शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र बताया मैंने, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ठीक है। ये मैंने बताया था जहां पर वर्षा है वो बहुत निम्न होती है, वो क्षेत्र। यहां पर देखो ये जो क्षेत्र है ये आ गया आपका अर्धशुष्क, अर्धशुष्क। यहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थल, वर्षा कम तो होती है लेकिन शुष्क की बजाय थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ऊपर का जो मैंने क्षेत्र बताया था ना, ये है नहरी प्रदेश, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। तो देखो अरावली के पश्चिम दिशा में 3 तो ये हो गए, और जो बचा इस तरफ का बचा, वो देखो जो ऊपर का भाग था वो मैंने बता दिया। देखो यहां से ये भाग है ना, ये तो हो गया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये देखो यहां पर लिख रखा है ना, ये रहा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और जो ये नीचे का भाग है वो हो गया ना, ये हो गया जिसमें आरोपी और ये सारा इंक्लूड है, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जो दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। अभी मैंने दूसरा बताया, वो देखो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, सवाई माधोपुर, जो एकदम पूर्व दिशा में है राजस्थान के, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र है, ये मैंने बताया था चंबल, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। देखो अब तो समझ में आ गया अगर कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया, जिनमें से एक अरावली था। ये 7 भाग आपने सामने रहे, आप याद कर लेना इनको। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में मुख्य रूप से देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है, या तो इनकी बुक से रिलेटेड आ जाएगा कि ये बुक किसने लिखी, कब लिखी। और रही सेकंड बात, एक क्वेश्चन बनता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में कि जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने है वो राजस्थान को व्यक्तिगत आधार पर कितने भागों में विभाजित किया, ठीक है, तो 7 भागों में विभाजित किया। अब देखो एग्जामिनर कई बार ये भी सवाल पूछता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा बताए गए, क्वेश्चन में ये आ जाएगा आपको कि निम्न में से प्रोफेसर वीसी मिश्रा के
अनुसार राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। ये देखो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट पर मिल जाएगा आपको देखो नहरी क्षेत्र। इस प्रकार का पिछली बार जो सीटी एग्जाम हुआ था इसमें ये सवाल था, आप देख लेना, ठीक है। एक तो नहरी क्षेत्र हो गया, सेकंड पर आपको मिल जाएगा अरावली, सी पर मिल जाएगा आपको पूर्वी मैदान, और बी पर आपको मिल जाएगा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आप बताओ इसमें से मतलब प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश नहीं है। तो मैंने बताया कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया है। तो 7 भागों के अभी मैंने नाम बताए, आपको मैप पर याद भी करवाया। तो देखो उसमें हमने पढ़ा कि नहरी क्षेत्र, तो मैंने बताया हाँ नहरी क्षेत्र तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताया था, क्योंकि उस समय गंगनहर है वो गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में बहुत प्रचलित थी। पानी की जो पूर्ति है वो विशेष तौर से कर रही थी मरुस्थल में। और मैंने बताया अरावली, हाँ तो अरावली है वो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, और अरावली के बेस पर ही इन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 3 पूर्व दिशा में और 3 पश्चिम दिशा में है वो विभाजन किया। तो अरावली है, अरावली भी प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक भाग है, बताया इन्होंने। पूर्वी मैदान, ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। पूर्वी मैदान है वो मैंने बताया था भौगोलिक आधार पर, ये देखो ये रात मैंने बताया भौगोलिक आधार पर एक तो मरुस्थल है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, एक अरावली है, एक पूर्वी मैदान है, एक हाड़ौती का पठार है। तो पूर्वी मैदान है वो भौगोलिक आधार पर राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, ना कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार है। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, ये तो मैंने बता दिया अभी कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ये पूर्वी मैदान जो दक्षिण अरावली के पूर्व दिशा में है वो एक भौतिक प्रदेश बताया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार ये सारी बातें, क्योंकि एग्जामिनर है इस छोटे से टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म पूछता ही है। अब व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन हमने है वो पढ़ लिए हैं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में पढ़ा। तो इसके अलावा देखो जो अन्य भूगोलवेता थे वो थे एस.के. सेन भी थे, जिन्होंने व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान का है वो भौतिक विभाजन किया था, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे हम भौतिक प्रदेशों की व्याख्या एक बार। तो देखो राजस्थान का है वो व्यक्तिगत आधार पर और भौगोलिक आधार पर हमने विभाजन वो कर दिया है। और इसके बाद में जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की व्याख्या, ये हमारा टॉपिक रहेगा इसमें। तो आपको मैंने बता दिया सामान्य तौर पर कि राजस्थान को है वो भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ये आपके सामने रहे 4 भाग। व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान को मैंने बता दिया प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है, तो वो भी मैंने अभी बताया था, आपको याद भी करवा दिया था। तो अब जो हम आगे जो अध्ययन करेंगे, आगे जो बात वो पढ़ेंगे कि ये जो राजस्थान के भाग है ना, जो भौतिक प्रदेश है ना, उनको व्याख्या सहित डिटेल में पढ़ेंगे।
जैसे मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे तो मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल राजस्थान के किस दिशा में है, मरुस्थल क्षेत्र है क्या, मरुस्थल क्षेत्र में राजस्थान में कौन कौन से है वो जिले आते हैं, मरुस्थल क्षेत्र में राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ये जो सारा है सारी बातें हैं वो हम हमारे एक एक भौतिक प्रदेश पर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब जो राजस्थान का सबसे बड़ा भाग मैंने बताया था भौतिक प्रदेश में मरुस्थल ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। हमारे एक नंबर पर रहेगा मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है। अब देखो मरुस्थल का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मरुस्थल का अर्थ होता है, देखो मरु का मतलब भूमि, वैसे वो स्थल का मतलब स्थल हो गया, लेकिन इसका देखो शाब्दिक अर्थ होता है मृत भूमि। ठीक है, मृत भूमि। मृत भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जहां पर वनस्पति, वृक्षा, वन्य जीव जंतु इनकी है जो वो संख्या है वो नहीं, बिल्कुल कम देखने को मिलती है। वनस्पति तो बिल्कुल होती नहीं है, होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। वो जो क्षेत्र है ना जो अनुपजाऊ होता है वही मरुस्थल कहलाता है। तो मीन्स मरुस्थल का मीन्स मृत भूमि। अब दूसरी बात ये करेंगे मरुस्थल के बारे में कि जो राजस्थान में जो मरुस्थल है ना वो देखो मैंने बता दिया कि पश्चिम दिशा में है, राजस्थान की पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और ये राजस्थान का यदि क्षेत्रफल के तौर पर देखें ना तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 61.11% मैंने कल की क्लास में बताया था, 61.11% है। वही दूसरी बात मैंने जनसंख्या भी बताई थी इसमें, वो आपको याद रखना है। जनसंख्या मैंने बताया था कि इसमें राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार उसका जो 40% जनसंख्या है उसकी वो मरुस्थल में निवास करती है। जनसंख्या के बाद में हमने उत्पत्ति की बात की तो मरुस्थल की उत्पत्ति है वो मैंने बताई थी, उत्पत्ति 33 सागर। अब 33 सागर क्या है ये मैंने कल की क्लास में आपको कंप्लीट जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसमें 3 है वो अलग अलग नामों का हमने अध्ययन किया था, अंगारा लैंड, 33 सागर, गोंडवाना लैंड। तो हम उसी 33 सागर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई है। कि आज से कई वर्षों पहले जब इस राजस्थान के मरुस्थल का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर पहले 33 सागर था या फिर कोई सागर था। तो इसके भी देखो कई सारे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि जो आज का मरुस्थल है राजस्थान का वहां पर पहले बहुत सारी नदियां हैं, उनका रास्ता हुआ करता था, उनका क्षेत्र हुआ करता था और ये एक बहुत बड़ा सागर, विस्तृत सागर था। इसके प्रमाण मिलते हैं, देखो 33 सागर के प्रमाण है वो फर्स्ट प्रमाण मिलता है आपका राजस्थान के अंदर, वो मिलता है जोधपुर के अंदर। एक क्षेत्र आता है बाप, क्षेत्र का नाम है बाप, ठीक है। एक आता है बोल्डर, यही क्षेत्र बाप, बोल्डर, क्ले, यह आता है आपका जोधपुर के अंदर, बाप, बोल्डर, क्ले।
देखो बाप बोल्टर कले है, उसमें जो राजस्थान के अंदर जोधपुर के ऊपर एक लोकेशन है, उसमें है वो हिमानी निक्षेपण होता है ना, हिमानी निक्षेपण यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। हिमानी निक्षेपण, या फिर मैं बोल सकता हूं कि हिम का जमाव। मतलब हिम का जमाव के, जो बर्फ के जमाव है उसके प्रमाण मिले हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पत्थर मिले हैं ना, वो नदियों द्वारा जो पानी के साथ आते हैं ना, सींचते सींचते, वो पत्थर का जो क्षेत्र है वो बाप बोल्डर बाप क्षेत्र में मिला है। उससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर पहले है वो या तो कोई बड़ा सागर या फिर नदियों का रास्ता हुआ करता था, क्योंकि वहां पर जो पत्थर मिले हैं ना छोटे छोटे, उस क्षेत्र में अभी भी पाए जाते हैं वो बाप बोल्डर में। वो बताते हैं कि वो जो पत्थर है वो नदियों के साथ साथ चलते हुए यहाँ आए। तो हिमानी निक्षेपण, बर्फ के जमाव का वहां पर जानकारी मिली, पहला क्षेत्र। दूसरा हो गया आपका, देखो जैसलमेर के अंदर ही है, जोधपुर के अंदर बाप बोल्डर हो गया, और जैसलमेर के अंदर है वो हो गया आपका मिला। सेकंड बात हम करते हैं, देखो वो हो गया आपका लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज ये आपके है जैसलमेर में। अब लाठी सीरीज है क्या, देखो जैसलमेर के अंदर है ना, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में एक जमीन के अंदर है वो एक पानी का बहुत मतलब मीठे पानी का बहाव है, बहाव क्षेत्र है। मरुस्थल के अंदर मतलब कम गहराई पर ही मीठा पानी मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लाठी सीरीज है ये लगभग 60 से 80 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है, और ये मीठे पानी का जल स्रोत है। तो ये प्रमाण दर्शाता है कि आज भी मरुस्थल क्षेत्र में मीठे पानी का स्रोत बनकर ये बताता है कि आज से काफी समय पहले है वो यहाँ पर सागर हुआ करता था, तैतीस सागर हुआ करता था, ठीक है। तीसरा जो हम फैक्टर पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा चांदन नलकूप। देखो चांदन नलकूप है वो भी जैसलमेर में ही है, जैसलमेर में है, और ये भी मीठे पानी का ये जल स्रोत है, ठीक है। चांदन नलकूप है वो एक कुआं है, और उसमें है वो मरुस्थल में आज भी मीठा पानी मिलता है, उससे निकलता है, और वो भी कम गहराई पर। और एक दूसरी बात, ये जैसलमेर में है, और ये भी 33 सागर का अवशेष है कि आज जो मरुस्थल के अंदर है वो मीठा पानी है वो मिल रहा है। और इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहा जाता है। थार मतलब, थार मीन्स मरुस्थल, और घड़ा मतलब ये जो आज भी मतलब पानी का स्रोत बना हुआ है मीठे पानी का, इसीलिए थार का घड़ा। और जो मेन जो मैं 33 सागर का वो प्रमाण बता देता हूं, वो मुख्य रूप से वो जो प्रमाण है वो देखो, मुख्य प्रमाण कि आज से काफी सालों पहले राजस्थान के मरुस्थल में 33 सागर था, इसके प्रमाण है वो मिलते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, देखो मुख्य बिंदु तो यही है, मुख्य बिंदु है खारे पानी की झीलें। आज आप देख लो कि राजस्थान के मरुस्थल के अंदर खारे पानी की जो झीलें हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है राजस्थान में, अन्य क्षेत्रों के बजाय मरुस्थल में सबसे ज्यादा मिलती है। तो इसका कारण क्या है, वो 33 सागर बताया जा रहा है कि आज से काफी समय पहले यहाँ पर 33 सागर, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिए कि
मरुस्थल में 33 सागर था, इसके क्या क्या प्रमाण है। अब आगे हम पढ़ेंगे अब आगे हमारा जो मरुस्थल के बारे में देखो उप टॉपिक रहेगा, वो हम जानकारी लेंगे ऊंचाई। एक टॉपिक रहेगा हमारा, मतलब एक तो हम जानकारी लेंगे मरुस्थल के बारे में, मरुस्थल की ऊंचाई कितनी है, और दूसरी ढाल, मरुस्थल का ढाल है वो किस दिशा में, ठीक है। तो देखो जो समुद्र तल है ना, समुद्र तल से जो मरुस्थल की ऊंचाई है वो लगभग 45 मिनट। तो देखो दोस्तों, ऊंचाई के बारे में मरुस्थल की जो ऊंचाई है वो है, मैंने बताया 150 से 300 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है समुद्र तल से, मीन्स आज का जो समुद्र तल है उससे है वो हमारा राजस्थान का मरुस्थल है, ये समुद्र तल रहा, इससे 150 से लेकर लगभग 300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये दूसरी बात ढाल, तो इसकी ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ढाल का अनुमान है वो आप में से कोई बता सकता है कि कैसे लगाया जाता है। देखो ढाल का अनुमान है वो नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है ना, नदियों की जो दिशा होती है ना, किस दिशा में बह रही है, उसी के आधार पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र का ढाल है वो इस दिशा में। हमारे घर के अंदर देख लो छत होती है, हम छत का ढाल है वो किस दिशा में रखते हैं, मतलब किस दिशा में होता है, तो जिस तरह छत से गलत होने आ रहा ना, आज तो सेटिंग बैठे होने। तो देखो मैंने बताया कि जो मरुस्थल का जो ढाल है वो किस दिशा में है, मैंने बताया उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक है वो इस दिशा में मरुस्थल का ढाल है। तो इसका हम अध्ययन मतलब कैसे जानकारी प्राप्त हुई है, ये होती है नदियों के आधार पर। तो देखो हम आगे नदियां पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये मान लो यहाँ पर अजमेर है, अजमेर पर यहाँ पर नाग पहाड़ियां हैं, ठीक है। इन नाग पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उसका नाम है लूणी, लूणी नदी, ठीक है। क्योंकि ये मरुस्थल से, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर गुजरती है, ठीक है, और वो जो गुजरती है उसकी दिशा है ये देखो लगभग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। तो इससे के इन नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर ही किसी क्षेत्र के ढाल का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, ये सवाल देखो आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मरुस्थल का ढाल है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अब मरुस्थल के बारे में हमने सबसे पहले बात कर ली, 33 सागर के बारे में बात कर ली, मरुस्थल के क्षेत्र के ढाल के बारे में बात कर ली, इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर ली, चूंकि जनसंख्या, इसका क्षेत्र पर लगभग सारी बातें हैं वो छोटी छोटी हमने कवर कर ली है। अब आगे की बात हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल राजस्थान में मुख्य रूप से मरुस्थल में जो जिले हैं वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है, क्षेत्र हम पढ़ेंगे क्षेत्र। तो आपको देखो मुख्य रूप से याद रखने हैं, राजस्थान का लगभग मैंने बता दिया कि पश्चिम दिशा में है, तो आपको इतना तो याद है। सब पहले देखो मैंने पहली बात तो बताया कि मरुस्थल है वो राजस्थान की पश्चिम दिशा में है, तो लगभग पश्चिम वाले जिले हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है।
दूसरी बात मैंने बताई कि ये जो मरुस्थल है ये राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है उसका 61.11% हिस्सा है। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा भाग है, इसका मतलब होगा सबसे बड़ा क्षेत्र, इसमें सबसे जिले हैं वो इसी में होंगे, मरुस्थल में शामिल होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है अब कौन कौन से जिले हैं। लगभग राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है जैसलमेर, आपको एक तो याद रखना है जैसलमेर, ये जिला मरुस्थल के अंदर आएगा। 2 नंबर पर इससे नीचे वाला बाड़मेर, ये मरुस्थल का हिस्सा है। 3 नंबर पर आपको बाड़मेर से फिर याद रखना आपको जालोर, जालोर भी मरुस्थल का हिस्सा है। और फिर आपको याद रखना है जोधपुर, जोधपुर। उसके बाद में आपको ऊपर याद रखना है बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर से ऊपर आपको हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों रखने हैं। सॉरी, बीकानेर से ऊपर हो गया आपका, ये तो हो गया गंगानगर, और उस तरफ वाला ये हो गया है जिला हनुमानगढ़। ठीक है, इनके बाद में देखो आपको हनुमानगढ़ के बाद में यहाँ पर आपको रखना है चूरू, चूरू से झुंझुनू और सीकर, लगभग यहाँ पर नागौर, नीचे पाली, ये लगभग क्षेत्र है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और बचा है आपके। देखो 12 जिले तो ये हो गए मरुस्थल के अंदर। ठीक है, अब देखो एक जो सिरोही जिला है ना, कौन सा सिरोही, उसकी जो जलवायु है ना सिरोही जिले की, वो देखो मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों में इंक्लूड होती है। कभी कभी तो मरुस्थल में भी उसको गिना जा सकता है, ये यहाँ पर जालोर के बाद में यहाँ पर सिरोही, कभी कभी तो मरुस्थल में भी गिना जाता है, और कभी कभी है वो अरावली क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि सिरोही के अंदर आपको पता है कि गुरु शिखर, कई सारी अरावली पर्वतमाला भी है। तो ये दोनों है वो यदि क्वेश्चन में आए तो इसके साथ इंक्लूड कर देना मरुस्थल में भी, और यदि आए कि ये अरावली में है तो भी उस फैक्टर को यस से करना है, नो नहीं करना है। ठीक है, ये हो गई आपके बात मरुस्थल के जिलों के बारे में, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं और राजस्थान में ये मरुस्थल क्षेत्र है कहाँ। यदि यही नहीं पता है तो फिर आगे की बात है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखो मरुस्थल के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद में अब हम आगे बात करेंगे कि जो मरुस्थल है उसके प्रकार। राजस्थान में कितने मरुस्थल है, मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार कोष्टक राजस्थान में। ठीक है, वैसे भी मरुस्थल के प्रकार या फिर राजस्थान में, राजस्थान में देखो जो मुख्य रूप से मरुस्थल है ना उसके 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन कौन से है मरुस्थल के। फर्स्ट पर तो आ गया आपका देखो इर्ग, ये एक मरुस्थल का प्रकार है। दूसरा आ गया आपका हमादा, ये एक मरुस्थल का प्रकार है। तीसरा आ गया आपका रेग। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको मरुस्थल के 3 प्रकार बता दिए। ठीक है, फर्स्ट पर मैंने बताया इर्ग, इर्ग का मतलब होता है देखो रेतीला, मतलब ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत ही रेत हो। जैसलमेर साइड की तरफ आप चलो तो आपको बहुत सारे है वो मतलब धोरे रेत रेत दिखाई देगी। हमादा, हमादा का अर्थ होता है कि चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल मीन्स मरुस्थल तो है लेकिन मुख्य रूप से उसके अंदर चट्टाने भी पाए, चट्टानी रूप में जो मरुस्थल पाया जाता है वो हमादा कहलाता है।
और जो रेत पथरीला होता है ना, पथरीला पथरीला मरुस्थल है, वो रेत कहलाता है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के देखो मरुस्थल के प्रकार मैंने 1 नंबर पर बता दिया आपको, इर्ग, जिसका मतलब है कि ये रेगिस्तानी मरुस्थल है और रेतीला। 2 नंबर पर मैंने बताया मादा जो चट्टानी मरुस्थल, और 3 नंबर पर रेग जो पथरीला मरुस्थल है। ठीक है, इन तीनों मरुस्थल की बात कर ली हमने। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार की बात कर ली, 3 प्रकार के बताइए। अब जो हम आगे की बात करेंगे, वो करेंगे देखो जो अब आगे की बात करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि जो मरुस्थल है उसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको टिल्ले, बालू का स्तूप, या फिर स्थानीय भाषा में हम जो धोरे कहते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। धोरे मीन्स जैसे मान लो ये हवा चल रही है, ठीक है, इस हवा के साथ साथ मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी के कण है वो भी साथ में हवा के साथ चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान पर इनका जमाव होता है ना, उसी को हम कहते हैं बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, या फिर हम इसी को कह देते हैं धोरे, दरियन, तोरे, दरियन, ये सामान्य है। ठीक है, स्थानीय नाम। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, जो राजस्थान का मरुस्थल है, इसमें देखो इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? इन बालू का स्तूप के आधार पर। एक तो हो गया आपका बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और एक हो गया आपका बालू का स्तूप, सॉरी एक बार, ये राजस्थान। एक हो गया बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को छोड़कर ये बालू का स्तूप युक्त है, मतलब इसमें बालू का स्तूप किसी न किसी क्षेत्र में आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बीच का लगभग क्षेत्र है, ये बालू का स्तूप मुक्त है। एक तो हो गया युक्त, एक हो गया मुक्त। मुक्त का मतलब होता है कि बालू का स्तूप नहीं है, युक्त का मतलब है कि साथ में बालू का स्तूप है। तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ना, ये तो युक्त हो गया, और ये युक्त क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो टोटल मरुस्थल के 58.5% है। जो टोटल मरुस्थल है ना, ये मान लो पूरा मरुस्थल है, इस मरुस्थल का जो 58.5% जो भाग है उस पर राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और जो बाकी का जो भाग है उसमें है जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि 58.5% भाग पर राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं मरुस्थल के अंदर, तो सामान्य सी बात है कि हमें राजस्थान ज्योग्राफी में बालू का स्तूप के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। यदि हम मरुस्थल को बालू का स्तूप के बिना पढ़ेंगे तो ये जानकारी अधूरी है, क्योंकि मरुस्थल का 58.5% भाग
मरुस्थल दो बालू का स्तूप है। तो देखो दोस्तों, अब आगे की चर्चा है वो हम करेंगे बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के नाम, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने राजस्थान के व्यक्तिगत आधार पर भौतिक विभाजन कवर किया, फिर मरुस्थल के बारे में जानकारी कवर की। अब जो आगे की बात है, बालू का स्तूप है, उसके प्रकार, उसके नाम, उनकी विशेषताएं, वो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।